Hello everyone, welcome to my channel Hey Woman Air. I hope you all are doing well. I am Nida and today we are back with another episode on Hey Woman Air with a very talented woman. And on demand this video is in Hindi. So आज जो हमारे साथ हमारी guest हैं वो है Dr. Aqsa Sheikh. Dr. Aqsa is an associate professor in community medicine at Jamia Hamdard University in Delhi. वो इंडिया की पहली ट्रांस महिला हैं जो कि ये कोविड वैक्सीनेशन सेंटर को हेड कर रही हैं एज अ नोडल ऑफिसर. शी इज ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ एन एनजीओ ह्यूमन सॉलिडारिटी फाउंडेशन. तो आइए चलते हैं, सुनते हैं उनकी कहानी उनकी जुबान. हेलो डॉक्टर अक्सा, वेलकम टू हे वुमेन एयर. कैसी हैं आप डॉक्टर अक्सा? बहुत बढ़िया, और उम्मीद है आप भी बहुत अच्छी होंगी. इस वक्त बाहर का मौसम काफी अच्छा है, हल्के हल्के बादल हैं. इंतजार है कि शायद बारिश हो जाए दिल्ली में. इंशाल्लाह होगी जरूर. आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से डॉक्टर अक्सा. आप? ग्रेट. दिल्ली. मैं दिल्ली में, और फॉर्चुनेटली बहुत ही हरी भरी जगह में रहती हूँ, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी कैंपस में. वहीं पढ़ाती भी हूँ और वहीं पे मेरा अकोमोडेशन भी है. सो वेरी लकी इन दैट सेंस. वेरी गुड. डॉक्टर अक्सा, मैंने आपके बारे में अपनी ऑडियंस को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी ऑलरेडी दिया है, बट हमें खुशी होगी अगर आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं. मैं अपने बारे में क्या ही बताऊं. मैं बस एक मामूली सी इंसान हूं, और मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करें कि इंसान के फॉर्म में. अगर पेशे की बात करें तो मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर हूं, एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हूं, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में अक्सर लोगों को नहीं समझ में आता, कम्युनिटी मेडिसिन. लेकिन आजकल पैंडेमिक की वजह से शायद पब्लिक हेल्थ जो है वो लोग ज्यादा समझ पाते हैं, तो बस समझ लीजिए कि वही पढ़ाती हूँ. यहाँ का जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसकी इंचार्ज भी हूँ. उसके अलावा वैक्सीन से रिलेटेड रिसर्च और कोविड से रिलेटेड रिसर्च में भी काम करती हूँ. अपना खुद का एक एनजीओ 2020 में खोला है जिसका नाम है ह्यूमन सॉलिडारिटी फाउंडेशन. तो मेरा अक्सर दिन का समय उसकी जो एक्टिविटीज हैं उनको देखने में जाता है. उसके अलावा एक आम शख्स हूँ, ट्रांसजेंडर वुमन भी हूँ. तो कई बार लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि इनको ट्रांसजेंडर कहें या वुमन कहें. मैं कहती हूँ इंसान कह दीजिए, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. एग्जैक्टली. सो डॉक्टर अक्सा, जैसे कि आपने बताया कि आप एक ट्रांस वुमेन हैं, और हम जानते हैं कि ट्रांसजेंडर पर्सन को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. हर मोड़ पर एक नई चुनौती खड़ी होती है. तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ऐसी कितनी चुनौतियों का सामना करा है और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करा है इधर यहाँ तक पहुंचने के लिए. काश मैं अपनी चुनौतियों को गिनती. शुक्र है मैंने अपनी चुनौतियों को गिना नहीं, तो मैं आपको एग्जैक्ट काउंट तो नहीं बता पाऊंगी कितनी चुनौतियां गिनी पड़ी. लेकिन जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन इस मुद्दे पे मैं सोचती नहीं हूँ या इस मुद्दे पे मैं बात नहीं करती हूँ. मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन मैं भूल जाऊं कि मैं इस सोसाइटी में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ. तो जस्ट दी फैक्ट कि रोज हमें ये याद दिलाया जाता है कि हम एक ट्रांसजेंडर इंसान हैं, और उसकी वजह से हमें जो परेशानियां होती हैं या जो भी होता है वो रोज जो है एक उसका एहसास होता रहता है. तो इसी से समझा जा सकता है कि समाज ने जो है इसको नॉर्मलाइज नहीं किया अभी. आप हर दिन शायद अपने हिंदुस्तानी होने के बाद को याद नहीं करते हैं, या जो सिस जेंडर लोग हैं शायद वो हर दिन नहीं सोचते कि हाँ मैं मर्द हूँ या मैं औरत हूँ, या हर दिन एक डॉक्टर नहीं सोचता कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ. लेकिन बीइंग अ ट्रांसजेंडर पर्सन ये मुझे रोज सोचना पड़ता है. एंड हर ट्रांसजेंडर व्यक्ति की जो स्ट्रगल है, जो उसकी लाइफ के चैलेंजेस हैं, वो काफी अलग होते हैं. मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं इसलिए थोड़ा सा इधर उधर की बातें कर रही हूँ कि सीधा हम कोई गंभीर इस पे आके मैं आपको इमोशनल नहीं करना चाह रही हूँ. मैं जब फोन उठाती हूँ तो अक्सर मेरी आवाज क्योंकि थोड़ी मोटी है तो लोग जो है सर कह के बुलाते हैं. और फिर मुझे लगता है कि अब मैं अगर उनको कहूँ कि मैं सर नहीं मैडम हूँ तो फिर बोलेंगे आपकी आवाज तो आदमियों जैसी आ रही है, तो ये कैसे. या जो है वो नहीं कुछ कहेंगे तो लेकिन फिर भी कुछ सोचेंगे. तो ये हर बार एक चैलेंज होता है. इसलिए मैंने अक्सर एक टाइम मुझे याद है कि जब मैंने फोन कॉल्स उठाने बंद कर दिए थे, जब मैं सिर्फ टेक्स्ट पे या वॉइस मैसेजेस पे लोगों से बात करती थी. क्योंकि हर बार हर इंसान को, चाहे वो स्विगी का डिलीवरी बॉय हो या आपका कोई घर पे आ रहा हो सामान लेके अमेजोन से, उसको ये बताना कि भैया नाम तो पढ़ लीजिए, अक्सा शेख लिखा है, मैं सर नहीं हूँ मैडम.
तो ये एक एक चीज जो है इसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है जिंदगी में, कि आपकी आवाज से कोई आपको जज ना करे, आपके चलने से आपको कोई जज ना करे, आपकी शक्ल से आपको कोई जज ना करे, और आप जैसे हैं उसको वैसे लोग एक्सेप्ट करें। ये एक पूरी स्ट्रगल है एक जिंदगी भर की, और जो चल रही है और आगे भी चलेगी। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की जहां तक स्ट्रगल का सवाल है, आई थिंक मुझे लगता है सबसे मुश्किल दौर जो होते हैं वो दो होते हैं। एक तो वो दौर कि जब आप बचपन से जवानी वाला जो फेज होता है, जो प्यूबर्टी वाला फेज होता है, वो एक बहुत मुश्किल समय हर ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए होता है, क्योंकि वो टाइम अक्सर वो होता है जब आपको आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन का अंदाजा होता है, आपको समझ में आता है कि आपका अट्रैक्शन किसकी तरफ है। और वो टाइम होता है जब आप अपने आप को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो, आप अपने आप को पूछने लग जाते हो कि क्या मैं नॉर्मल हूँ, क्योंकि ये दूसरों के साथ तो नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। तो क्या मैं ही ऐसे हूँ, क्या मैं बीमार हूँ, क्या मैं एबनॉर्मल हूँ, क्या मेरी कोई गलती है? और आप इस शको शुबा में जो है वो जीने लग जाते हैं। दूसरा फेज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए होता है कि जो ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, जो अपने सेक्स असाइंड एट बर्थ को छोड़ के अपने जेंडर अफर्म्ड जो है उसकी तरफ वो हिजरत कर रहे होते हैं। जैसे मेरे केस में मुझे जो है वो सेक्स असाइंड एट बर्थ मेल दिया गया था, लेकिन मैं अपना जो जेंडर अफर्म करती हूँ वो एक औरत का है, और मेरी ये जो जर्नी थी ट्रांजिशन की, वो एक दूसरा बहुत ही मुश्किल वक्त था। क्योंकि उस वक्त ऐसा होता है कि जब आप की जो बॉडी है, जो आपका अपीयरेंस है, वो ना कंप्लीटली मेल दिखाई देता है ना कंप्लीटली फीमेल दिखाई देता है। ऐसे में आपको विजिबल होना, लोगों के सामने आना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है। मुझे याद है कि मैं कोशिश करती थी कि मैं जितना हो सके घर के बाहर ही ना निकलूं, है ना। खाना भी खाना है बाहर रेस्टोरेंट में जाके तो कोशिश करते कि घर में ही ऑर्डर करके खा लें, बाहर शॉपिंग करने ना जाएं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, यानी कि अपने आप को जो है कैद कर लें। आज जब लोग कहते हैं कि हम लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे परेशान हो गए हैं, तो हम ट्रांसजेंडर लोग कहते हैं ये तो हमारी जिंदगी है, क्योंकि हमने अपने आप को अक्सर जो है अपने घरों में कैद कर रखा होता है, अपने फोन में कैद कर रखा होता है। हम बस चाहते हैं कि एक दो दोस्त हमारी असली आइडेंटिटी को जाने, बाकी दुनिया को फेस करने के लिए या तो हमारे में हिम्मत नहीं होती, या जो ये दुनिया है वो इतनी कठोर है कि हमारी जो है वो हिम्मत जो थोड़ी बहुत होती भी है वो भी टूट जाती है। तो ये जो दो फेजेस हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही चुनौती वाली होते हैं। ये दो फेजेस बहुत ही मुश्किल होते हैं किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए, और स्पेशली घर वालों का और दोस्तों का अगर सपोर्ट मिले, तो सभी ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाता है इस जर्नी को कंप्लीट कर पाना। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत वो सपोर्ट मिल पाया है। नहीं, आपकी जर्नी काफी चैलेंजिंग रही है और आप यहाँ तक आई हैं, तो आई एम रियली प्राउड। और आप बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी रही है इन चैलेंजेस के साथ। जैसे कि आप एक इस्लाम के ट्रू बिलीवर हैं, आप मुस्लिम वुमेन हैं, और इस्लाम में कई लोग जेंडर अफर्मेशन को हराम कहकर कैटेगराइज करते हैं। नहीं, इन चीजों पे बिलीव करते लोग कि इस चीज को गुनाह मानते हैं लोग। आप इस चीज पे क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि इस्लाम जो है, और स्पेशली व्हेन आप इस तरह की डेमोक्रेटिक कंट्री में उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तब वो आपके और आपके खुदा के बीच का मामला है ना। स्पेशली उन चीजों में जहां पे आप किसी और को हार्म नहीं कर रहे हो, आप किसी और का हक जो है वो नहीं ले रहे हो। और जहां तक जेंडर अफर्मेशन या ट्रांसजेंडर या जेंडर आइडेंटिटी की बात है, इसके बारे में इस्लाम अक्सर साइलेंट है, क्योंकि 1400 साल पहले इस मुद्दे पे कोई बात हुई नहीं थी। हम्म? तो जो चीज साइलेंट है और जो चीज जो है जिसके लिए मनाही नहीं की गई है, एक सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है कि जिस चीज से मना नहीं किया गया वो चीज अलाउड है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या कोई और चीज हो। जो आपके लिए हलाल हराम नहीं करार दिया गया है वो आपके लिए हलाल है। तो जहां तक जेंडर अफर्मेशन की बात है या सेक्सुअल सर्जरी की बात है, तो वो हलाल इस पर्सपेक्टिव से भी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप नेचर को चेंज कर रहे हो, खुदा ने जैसे बनाया है वैसे ही रहना चाहिए, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए, हम हर रोज अपने नेचर को चेंज कर रहे होते हैं। हम अपने बाल काट रहे होते हैं, हम अपने नाखून काट रहे होते हैं, हम मिसवाक कर रहे होते हैं, हम सर्जरीज कराते हैं।
छोटे बच्चों के दिलों में छेद होते हैं तो हम उसको ऐसे नहीं छोड़ देते कि खुदा ने ऐसे बनाया तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। हम उस छेद को भरते हैं, सर्जरी करवाते हैं। और इस सर्जरी का जिक्र 1400 साल पहले तो नहीं हुआ था, ये आज की इन्वेंशन है और उस बच्चे के लिए वो जान बचाने वाली चीज है, तो हम करते हैं। लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है, हम लेंस चेंज करते हैं। लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो हम ब्रेस्ट निकाल देते हैं। लोगों को यूट्रस कैंसर होता है, हम यूट्रस निकाल देते हैं। उनकी जान बचानी होती है। लोगों के घुटने जो हैं वो अर्थराइटिस से हो जाते हैं खराब, तो हम वो चेंज करा देते हैं। जब इन सब चीजों के लिए वो चीजों को चेंज कराना अलाउड है, तो एक जेन्युइन कंसर्न जो ट्रांसजेंडर लोगों की, उसके लिए क्यों ना हो। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिन लोग जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, अक्सर जब आप उनकी अगर ये सर्जरी से रोकते हो और उनको जैसे वो हैं वैसे जीने नहीं देते हो, कई बार वो सुसाइड कर लेते हैं या उनकी जिंदगी ऐसी होती है कि वो जी ही नहीं पाते। तो मेरा तो हमेशा से ये मानना है कि जो सर्जरीज ट्रांस लोग करवाते हैं, ये जान बचाने वाली सर्जरीज हैं। ये उनको एक जानलेवा कंडीशन से बचाती है। और कैंसर जैसी जानलेवा कंडीशन से बचाने के लिए अगर आप यूट्रस निकाल सकते हो, ब्रेस्ट निकाल सकते हो, बाकी ऑर्गन्स निकाल सकते हो, तो इसके लिए क्यों नहीं। और इसमें वो किसी और को नुकसान भी नहीं दे रहे। तो बहुत सारी इसमें है चीजें, मैं बहुत ज्यादा इसमें जो मसाइल है या इसमें जो फतावा है उनमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन शिया स्कूल ऑफ थॉट में इसके लिए पूरी परमिशन दी गई है। बहुत सारी सुन्नी स्कूल्स ऑफ थॉट्स में भी इसके लिए परमिशन है। तो मैं एक आम मुसलमान को ये कहूंगी कि इसको सरासर खारिज मत कीजिए, इसके बारे में पढ़िए, इसके बारे में और नॉलेज हासिल कीजिए। और जब आप कन्विंस्ड हो जाए कि हाँ अगर ये ऐसा है कि अलाउड है, तो फिर जरूर सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी आपको सफिशिएंट नॉलेज नहीं, तो नॉलेज सीख करते रहिए और जो बेचारे कर रहे हैं उनको रोकिए मत। आई अग्री, बिल्कुल डॉक्टर रक्षा, आपने बहुत अच्छी बात कही इसको लेकर। और इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद आपने हार नहीं मानी। आप आज एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, आप एक पहली नोडल ऑफिसर ट्रांसजेंडर हैं। क्या मोटिवेशन रही है आपकी इसके पीछे? देखिए मैंने जैसे बताया था, और शायद मेरी आपने दूसरी वीडियोस में मेरी कहानियों में सुना होगा कि एट द एज ऑफ अराउंड 34, यानी कि आज से 4 साल पहले, मुझे इतना ज्यादा डिप्रेशन, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था अपने हालात को लेके, अपनी मजबूरियों को लेके। क्योंकि खासतौर से मंजिल मेरे सामने थी, लेकिन मैं वो रास्ता तय नहीं कर पा रही थी। वो जो बेड़ियां थी वो पाँव में पड़ी हुई थी, और उसकी वजह से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था। और मुझे लग रहा था कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, ना मेरे घर वाले समझ पा रहे हैं, ना मेरे दोस्त समझ पा रहे हैं। और ऐसे मेरे लिए जीना पॉसिबल नहीं था। तब मैंने खुदकशी का जो है वो इरादा बना लिया था। लेकिन उसके बाद में जब मैंने उस इरादे को छोड़ दिया और उसके बाद जो नई जिंदगी को मैंने अपनाया और नए तरीके से जीना शुरू किया, मेरे लिए वो दूसरी लाइफ थी। मेरे लिए ऐसे था जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ है, मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है अभी। और उस अपॉर्चुनिटी का एक एक दिन मेरे लिए बहुत कीमती था। मुझे एक दूसरी मोहलत मिली थी जीने के लिए, और उस जिंदगी को मैं पूरी तरीके से जीना चाहती थी। तो पिछले 4 साल जो मेरे लिए रहे हैं, वो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने 40 साल की उम्र जी ली हो इन 4 साल के अंदर। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हर दिन शाम में जब मैं सोऊं, तो मैं इस इत्मीनान के साथ, इस सेटिस्फैक्शन के साथ सोऊं कि मैंने वो किया है जो मुझे करना था। मैं अपनी शर्तों पे जिंदगी जी रही हूँ, और मैं कंट्रीब्यूट भी कर रही हूँ टुवर्ड्स द सोसाइटी टू मेक अदर्स लाइव्स आल्सो हैप्पी एंड सैटिस्फैक्टरी। वेरी नाइस डॉक्टर रक्षा, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक एक्ट पास किया है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। आपको क्या लगता है कि इस एक्ट से जो LGBTQ कम्युनिटी के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म होगी या नहीं? देखिए सबसे पहले तो हम सबको मुबारक कि गवर्नमेंट ने कानून बनाया है। लेकिन अगर आप ये देखें कि कानून कैसे बना और ये कैसे लागू हुआ, तो अक्सर जो ट्रांसजेंडर लोग थे वो इस कानून के अपोजिशन में थे। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट इस कानून को रिवाइज करे, जिस तरह से इसको प्लान किया गया था उसको ना इम्प्लीमेंट करें, इसको दोबारा स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, वहां पे इसको स्टडी हो, इसको मॉडिफाई किया जाए। ट्रांसजेंडर लोगों का अगर आप भला करना चाह रहे हो तो उनकी बात सुनिए और जैसे वो चाह रहे हैं वैसे करिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद नियत गवर्नमेंट की ये थी कि वो दिखाना चाह रहे थे कि वो तो सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं, सभी लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ही जल्दबाजी में जबरदस्ती इस एक्ट को पास करा दिया। खैर अब ये एक्ट बन चुका है, ये कानून है, और इसके तहत
एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या हेल्थ केयर में डिस्क्रिमिनेशन के लिए मनाही है। कहीं कहीं पे हम सेक्सुअल अब्यूज या वायलेंस की भी बात करते हैं इस एक्ट में। तो अब हमारा ये फर्ज है कि हम इस एक्ट को के जो फायदे हैं वो किस तरह से उठाएं। लेकिन कोई भी एक्ट सिर्फ बन जाने से, स्पेशली अगर वो सोशल प्रॉब्लम हो, तो खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। हम अगर जो है बात करें चाइल्ड मैरिज की, आज एक्ट है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं होगी। लेकिन क्या हम नहीं जानते कि इंडिया में आज की डेट में भी कितनी सारी बच्चियों की शादियां जबरदस्ती की जा रही हैं। हमारे पास एक्ट है पीसीपीएनडीटी एक्ट, जो कहता है कि लिंग नहीं जाना जाएगा और लिंग को देखते हुए कि वो लड़का है या लड़की, अबॉर्शन नहीं कराया जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि आज भी क्यों लड़कियों की तादाद जो है वो कम है हमारे देश में। तो एक एक्ट तो बन गया, लेकिन अगर हम ये सोचें कि एक्ट बनने से चीजें सुधर जाएंगी और सब कुछ जो है वो बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। उस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराना होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली आज लगभग 1 साल के ऊपर हो गया है इस एक्ट और उसके रूल्स को लागू हुए, लेकिन ऑन ग्राउंड जो एक्शन है वो कंप्लीटली मिसिंग है। एंड आई थिंक कोविड एक ऐसा वक्त है जब एक्चुअली ऑन ग्राउंड एक्शन ज्यादा हो सकते थे, इनकी ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो हमें नहीं देखने मिल रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, चाहे वो ट्रांस हो या सिसजेंडर हो, कि ये जो एक्ट के प्रोविजंस हैं, इसके जो फवाइद हैं, उनका वो फायदा उठाएं और कोशिश करें कि इसको जल्द से जल्द अच्छे से और पूरे तरीके से लागू किया जाए। बिल्कुल 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 सही बात कही आपने। आपको क्या लगता है कि सोसाइटी की तरफ से क्या चेंज होना चाहिए ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए? हमारी एज अ हम सोसाइटी का हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए इस चीज में? आई थिंक ये चीज वही है, हम ये एक बीमारी है सोसाइटी की जिसको हम कई सालों से लड़ रहे हैं ना। और जो हमारे मुस्लिम ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानते होंगे कि इवन प्रॉफिट के जमाने में, आज से 1400 साल पहले, उनको एक जद्दोजहद करनी पड़ी कि लड़कियों को जिंदा न दफना दिया जाए। उनको एक जद्दोजहद करनी पड़ी कि जो विडोज हैं उनको उनके राइट्स दिए जाएं, जो औरतें हैं उनके निकाह में उनके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हों। तो अगर हम राइट्स की बात करें और स्पेशली वीक लोगों के राइट्स की बात करें, तो ये जंग काफी पुरानी है और ये आज भी कंटिन्यूड है। सोचिए कि आज के जमाने में हमको एक एक्ट बनाना पड़ रहा है, कानून बनाना पड़ रहा है, ताकि लोग अपनी बेटियों का कत्ल ना करें। ये क्या बताता है हमारे इंसान होने के बारे में? और इसी तरह आज हमें एक कानून बनाना पड़ा कि जो ये कहे कि आप जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, उन्हें पढ़ने देंगे, उन्हें काम करने देंगे, उन्हें इलाज करने देंगे। अगर इसके लिए मुझे कानून बनाना पड़ रहा है, तो ये क्या आईना दिखा रहा है हमारे समाज को कि हम क्या इतने बुरे हैं कि हम लोगों को पढ़ने भी नहीं देते, हम लोगों को ढंग से काम भी करने नहीं देते, हम लोगों को अपने इलाज भी करवाने नहीं दे रहे। तो ये कहीं ना कहीं समाज में हर एक इंसान को अपने अंदर थोड़ा सा टटोल के देखने की जरूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि हम क्यों ऐसे कर रहे हैं कि एक तबका जो शायद थोड़ा सा अलग दिखता है, जो थोड़ा सा हमसे जो है मुख्तलिफ है, उसका हमने जीना ऐसे हराम कर दिया कि उसमें खुदकशी की जो दर है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। उनमें जो खुदकशी की दर है वो उन औरतों से भी ज्यादा है जिनके ससुराल में उनके ऊपर जो है टॉर्चर हो रहा है। इनमें जो खुदकशी का दर है वो उनसे भी ज्यादा है जो दिमागी परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो क्या ऐसा हम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये हमको एज अ सोसाइटी जो है अपने आप को क्वेश्चन करना होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, जो लोग हमसे अलग हैं, चाहे वो किसी भी लिहाज से अलग हों, चाहे वो जेंडर की वजह से अलग हो, एबिलिटी की वजह से अलग हो, किसी बीमारी होने की वजह से अलग हो गए हो, अपने मेंटल स्टेट की वजह से अलग हो, रिलीजन की वजह से अलग हो, जो जुबान बोलते हैं वो अलग हो, चाहे किसी भी तौर से अलग हो, वो इंसान है। उनको हमको वैसे एक्सेप्ट करना है, उनको उनके हुकूक जो हैं वो देने हैं, उनके राइट्स उनको हमको देने हैं। इतनी सी सिंपल सी बात अगर हम समझ लें तो आई थिंक हम सब जो है वो समझदार हो जाएंगे और आधी से ज्यादा प्रॉब्लम इस दुनिया की खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। और मेरी यही गुजारिश रहेगी जितनी भी ऑडियंस हमें आज देख रही है कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी अगेंस्ट ना करें। और जैसे कि डॉक्टर अक्सा आपने बहुत ही अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करा कि हमें क्या चीज की जरूरत है, हम उस चीज पर गौर फरमाएं। तो थैंक यू। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको आज एक एडवाइस देनी है जितने भी ट्रांसजेंडर पीपल हैं उनको, तो आपको क्या एक एडवाइस उन लोगों को देना चाहेंगी?
इस शो पे? जो ट्रांसजेंडर लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए यही एडवाइस है कि शायद मैं आपकी जो कंडीशन है वो समझ सकती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी मुझे भी वही चैलेंजेस फेस करने पड़े। मैं शायद ज्यादा प्रिविलेज्ड हूँ आपसे, तो मैं पूरी तरीके से ना समझ पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं समझूं। और उस दौरान मेरी भी मानसिक स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा बिगड़ी थी। मेरा भी मन हुआ था कि मैं जो है आत्महत्या कर लूं, आपका भी शायद हुआ होगा। तो ये चीज याद रखिए कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और इस दुनिया के लिए जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, अपनी जान मत गवाइए। दे आर नॉट वर्थ इट। आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो लाइफ है, उसको वैल्यू कीजिए और जिए, जिंदा रहिए, इस समाज के सामने जिंदा रहिए, अपने घर वालों के सामने जिंदा रहिए। चाहे वो चाहते हो कि आप इनविजिबल हो जाएं, आप गायब हो जाएं, वो जैसे आप चाह रहे हो वैसे जिए। और यकीन मानिए, जब आप वैसे जियोगे जैसे आप चाहते हो, तो आपको तो खुशी होगी ही होगी, आपके आसपास जो सच में आपकी भलाई चाहते हैं उनको भी आपकी खुशी होगी। और मेरी एडवाइस जो नॉन ट्रांसजेंडर लोग हैं उनसे ये है कि अक्सर हमारे डर उन लोगों से या उन चीजों से होते हैं जिनसे हम इंटरेक्ट नहीं करते। अगर आपने आज तक किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन नहीं किया है, उनसे बात नहीं की है, कभी उनसे बैठ के ये नहीं पूछा है कि उनके सपने क्या हैं, कभी उनके जो है हालचाल नहीं लिए, तो आज ये कीजिए। किसी ट्रांसजेंडर को दोस्त बनाइए, उससे दोस्ती कीजिए। आप देखेंगे कि वो भी आप जैसे ही हैं, वो भी बहुत खूबसूरत इंसान है। और जब आप उनको समझेंगे तो ये जो मिसप्लेस्ड फियर्स हैं, ये जो खौफ है, ये जो अलग होने का नोशन है, ये उसी वक्त खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो जरूर है ट्रांसजेंडर पीपल हैं और जो नॉन ट्रांसजेंडर पीपल हैं उनके बीच में, और ये अक्सर इसी वजह से ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स मोस्टली हैं, बिल्कुल बेशक उसी की वजह से हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ आपकी। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप रिग्रेट करती हैं कि अगर वैसा ना होता तो आज अच्छा होता? वैसे तो हम कहते हैं कि हर चीज का एक वक्त मुतय्यन है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैंने काफी देर कर दी ट्रांजिशन करने में। मैंने जो पहले मुझे समझ आया था कि मैं एक ट्रांसजेंडर इंसान हूँ, अपनी जेंडर आइडेंटिटी के बारे में जो मेरी डिस्कवरी थी वो हुई थी उम्र 20 साल में। और मैंने जो अपनी ट्रांजिशन की जर्नी स्टार्ट की वो थी 34 साल में। ये जो बीच में 14 साल का वनवास था, जिसमें मुझे पता था कि ये मेरी मंजिल है, लेकिन मैं वो सफर तय नहीं कर पा रही थी। मुझे कई बार जब मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैं एट द एज ऑफ 20 ट्रांजिशन कर लेती तो अच्छा होता। तो ये एक रिग्रेट तो है, लेकिन खैर जैसे कहते हैं कि हर चीज का एक वक्त है, शायद यही बेस्ट टाइम था मेरे लिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे बताती हूँ कि पिछले 4 साल में मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने 40 साल की जिंदगी जी ली हो, तो कोई ऐसे लॉस फील नहीं होता। दिस इज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच डॉक्टर रक्षा कि आप अपना टाइम निकाल कर हमारे शो पर आई और आपने अपनी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी हमसे शेयर करी। मैं तो खैर आपकी स्टोरी सुनकर बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और मैं यही समझती हूँ कि और जितनी भी लड़कियाँ हैं या ट्रांसजेंडर पीपल हैं वो सब काफ़ी इंस्पायर होंगे आपसे, आपकी स्टोरी सुनकर। और हो सकता है आज कोई ट्रांसजेंडर पर्सन आपकी ये स्टोरी सुनकर कोई एक अच्छा ही स्टेप उठाए, कुछ एक कोई गलत स्टेप उठाने से बच जाए, तो काफी कुछ पॉसिबल है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अक्सा कि आप यहाँ पर आई और हमें ये सब बताया। थैंक्स निदा। और यकीन मानिए, मैं काफ़ी इंटरव्यूज देती हूँ, लेकिन हर इंटरव्यू एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है, और ये भी एक काफ़ी जो है अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए आपसे बात करने के लिए। एंड आई ऑलवेज से विमेन मस्ट सपोर्ट विमेन। तो जब इंटरव्यूअर जो है वो एक महिला होती है तो और भी अच्छा लगता है बातचीत करने में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर अक्सा। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हैं इस एपिसोड से रिलेटेड या डॉक्टर अक्सा से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट डॉक्टर अक्सा को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हमने उनकी सोशल प्रोफाइल के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। सो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।